हद शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुष आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूं औरंगाबाद से। एपिसोड नंबर है 1183। आज एक बहुत ही शिक्षाप्रद भावनात्मक कहानी है, पारिवारिक कहानी है, जिसका शीर्षक है जीवन की सच्चाई। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। निशा अपना काम निपटाकर बैठी ही थी कि फोन की घंटी बजने लगी। मेरठ से विमला चाची का फोन आया था। बिटिया, अपने बाबूजी को लेकर जाओ, यहां से बीमार रहने लगे हैं और बहुत कमजोर भी हो गए हैं। हम भी कोई जवान तो है नहीं, अब उनका ख्याल रखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी आखिरी समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। निशा बोली, ठीक है चाची जी, इस रविवार को आते हैं। बाबूजी को हम दिल्ली ले आएंगे। और फिर वो इधर उधर की बातें करके फोन काट दिया। बाबूजी 3 भाई हैं, पुश्तैनी मकान है, तीनों वहीं रहते हैं। निशा और उसका छोटा भाई विवेक दिल्ली में रहते हैं और अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। 3-4 साल पहले विवेक को फ्लैट खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो बाबूजी ने भाइयों से मकान के अपने 1/3 हिस्से का पैसा लेकर विवेक को दे दिया था। कुछ खाने पहनने के लिए अपने लायक रखकर। दिल्ली आना नहीं चाहते थे, इसलिए एक छोटा सा मकान रख लिया था, और जब तक जीवित थे तब तक के लिए। निशा को लगता था कि अम्मा के जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे बाबूजी, लेकिन वहां पुराने परिचितों के बीच उनका मन लगता था। और दोनों चाचियां भी ध्यान रखती थी। दिल्ली में दोनों भाई बहन की गृहस्थी भी मजे से चल रही थी। रविवार को निशा और विवेक का ही कार्यक्रम बन पाया मेरठ जाने का। निशा के पति अमित एक व्यस्त डॉक्टर थे। महीने की लाखों की कमाई है और उनका इस तरह से छुट्टी लेकर निकलना बहुत मुश्किल है। मरीजों की बीमारी न रविवार देखती है न सोमवार। और विवेक की पत्नी रेनू की अपनी जिंदगी है। उच्च वर्गीय परिवारों में उठना बैठना होता है उसका। इस तरह के छोटे मोटे पारिवारिक पचड़ों में पड़ना उसे पसंद नहीं। रास्ते भर निशा को लगा विवेक कुछ अनमना गुमसुम सा बैठा है। वो बोली, भैया इतना परेशान मत हो, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। उम्र हो रही है, थोड़े कमजोर हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। अब विवेक झींकते हुए बोला, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं चाचा जी को ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि 2-4 साल और रख लेते। अरे अब तो मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं, तब कितने कम पैसों में अपने नाम करवा लिया 3रा हिस्सा। विवेक अपने पिता को ही कोस रहा था और निशा शांत करने की मंशा से बोली, अरे ठीक है ना, उस समय जितने भाव थे बाजार में उस हिसाब से दे दिए, और बाबूजी आखिरी समय अपने बच्चों के बीच बिताएंगे तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। अब विवेक उत्तेजित हो चुका था और बोला, दीदी तेरे लिए ये सब कहना बहुत आसान है। 3 कमरों के फ्लैट में कहां रखूंगा उन्हें। अरे रेनू से किटकिट रहेगी सो अलग। उसने तो साफ मना कर दिया कि वो बाबूजी का कोई काम नहीं करेंगी। वैसे तो दीदी लड़कियां हक मांगे और मांगने तो बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती हैं, और जब काम करने के नाम पर क्यों पीछे हट जाती हैं। आजकल की लड़कियों की शिक्षा और शादी के समय में अच्छा खासा खर्च हो जाता है। अब तू क्यों नहीं ले जाती बाबूजी को अपने घर? इतनी बड़ी कोठी है तेरी,
और जीजा जी भी लाखों की कमाई करते हैं। निशा को विवेक का इस तरह बोलना ठीक नहीं लगा। पैसे लेते हुए कैसे वादा कर रहा था बाबूजी से कि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच फोन कर देना और मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा। बस इस समय हाथ थोड़ा तंग है। नाम मात्र पैसे छोड़े थे बाबूजी के पास और फिर कभी फटका भी नहीं उनकी सुध लेने के लिए। निशा ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं ले जाऊंगी बाबूजी को अपने घर। सही है, उसे क्या परेशानी, इतना बड़ा घर, फिर पति रात दिन मरीजों की सेवा करते हैं, एक पिता तुल्य ससुर को आश्रय तो दे ही सकते हैं। यही सोचकर निशा ने अपने भाई से ये सब बातें कह दी। बाबूजी को देखकर उसकी आंखें भर आई। इतने दुबले और बेबस दिख रहे थे। गले लगते हुए बोली, पहले फोन करवा देते, पहले लेने आ जाती। बाबूजी बोले, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, क्या परेशान करता, वैसे भी दिल्ली में बिल्कुल तुम लोगों पर आश्रित हो जाऊंगा। रात को डॉक्टर साहब बहुत देर से आएंगे, तब तक पिता और बच्चे भी सो चुके थे। खाना खाने के बाद सुकून से बैठते हुए निशा ने डॉक्टर साहब से कहा, बाबूजी को मैं यहां ले आई हूं। विवेक का घर बहुत छोटा है, उसे उन्हें रखने में थोड़ी परेशानी होती है। डॉक्टर अमित यानी कि निशा का पति, उसने एकदम से तेवर बदल लिए और वो सख्त लहजे में बोला, यहां ले आई हूं, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। मैंने बड़ा घर वृद्धाश्रम खोलने के लिए नहीं लिया था, अपने रहने के लिए लिया है। और जायदाद के पैसे हड़पते हुए नहीं सोचा था साले ने कि पिता की करनी और पिता की सेवा भी करनी पड़ेगी। रात दिन मेहनत करके पैसे कमाता हूं, फालतू लुटाने के लिए नहीं है मेरे पास। पति के इस रूप से अनभिज्ञ थी निशा। रात दिन मरीजों की सेवा करते हो मेरे पिता के लिए, क्या आपके घर और दिल में इतना सा भी स्थान नहीं है? अमित के चेहरे की नसें तनी हुई थी। वो लगभग चीखते हुए बोला, मरीज बीमार पड़ता है, पैसे देता है ठीक होने के लिए, मैं इलाज करता हूं, पैसे लेता हूं। ये व्यापारिक समझौता है, इसमें सेवा जैसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। बेहतर होगा तुम 1-2 दिन में अपने पिता को विवेक के घर छोड़ आओ। निशा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पति की वो इतनी इज्जत करती थी, वो ऐसा बोल सकते हैं? क्यों उसने अपने भाई और पति पर इतना विश्वास किया? क्यों उसने शुरू से ही एक पैसे का हिसाब नहीं रखा? अरे अच्छी खासी नौकरी करती थी। पहले पुत्र के जन्म पर अमित ने ये कहकर छुड़वा दिया कि मैं इतना कमाता हूं, तुम्हें नौकरी करने की आवश्यकता ही क्या है? तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आराम से घर रहकर बच्चों की देखभाल करो। और अब आज अगर नौकरी कर रही होती तो अलग से कुछ पैसे होते, उसके बाद उसके आस पास या 10 साल से घर में सारा दिन काम करने के बदले में पैसे की मांग करती तो इतने तो हो ही जाते कि पिताजी की देखभाल अपने दम पर कर लेती। कहने को तो हर महीने बैंक में उसके नाम के खाते में पैसे जमा होते हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने की बिना पूछे उसे इजाजत नहीं थी। भाई भी मन कर रहा था कह दे कि शादी में जो खर्च हुआ था वो निकाल कर जो बचता है उसका आधा कर दे। कम से कम पिता इज्जत से तो मर जाएंगे। पति और भाई दोनों को पंक्ति में खड़ा करके बहुत से सवाल करने का मन कर रहा था। जानती थी जवाब कुछ ना कुछ तो अवश्य होंगे, लेकिन इन सवाल जवाबों में रिश्तों की परतें दर परतें उखड़ जाएंगी और जो नग्नता सामने आएगी उसके बाद रिश्ते ढोने मुश्किल हो जाएंगे।
सामने तस्वीर में से झांकती दो जोड़ी आंखें जीभ पर ताला डाल रही थी। अगले दिन अमित के अस्पताल जाने के बाद जब नाश्ता लेकर निशा बाबूजी के पास पहुंची तो वो सामान बांध रहे थे। उदासी भरे स्वर में बोले, बेटा मेरे कारण अपनी गृहस्थी मत खराब कर। पता नहीं कितने दिन का मेहमान हूं, मेरे पास कितने दिन बचे हैं। मैंने इस वृद्धाश्रम में बात कर ली है, जितने पैसे मेरे पास हैं उसमें मुझे वो लोग रखने को तैयार हो गए हैं। ये ले पता, तू मुझे वहां छोड़ आ और निश्चित होकर अपनी गृहस्थी संभाल। निशा समझ गई थी कि बाबूजी का शरीर कमजोर हो गया है, दिमाग नहीं। दामाद काम पर जाने से पहले मिलने भी नहीं आया। साफ बात है ससुर का आना उसे अच्छा नहीं लगा। क्या सफाई देती, चुपचाप टैक्सी बुलाकर उनके दिए गए पते पर उन्हें छोड़ने चलती। नजरें नहीं मिला पा रही थी, ना कुछ बोलते बन रहा था। और बाबूजी ने ही तो उसका हाथ दबाते हुए कहा कि परेशान मत हो बिटिया, परिस्थितियों पर कब हमारा बस चलता है। मैं यहां अपने हम उम्र लोगों के बीच खुश रहूंगा, तू वापस अपने घर लौट जा। 3 दिन हो गए थे और बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आए हुए। निशा का ना किसी से बोलने का मन कर रहा था और ना ही कुछ खाने का। फोन करके पूछने की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसकी। वो कैसे पूछ सकती थी, इतनी गिलानी हो रही थी कि किस मुंह से पूछे। अचानक वृद्धाश्रम से ही फोन आ गया कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 10 बजे थे, बच्चे पिकनिक पर गए थे और 8-9 बजे तक आएंगे। अमित तो आते ही 10 बजे तक हैं। किसी की भी दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी को सूचना भी क्या देना। विवेक ऑफिस चला गया होगा और बेकार की छुट्टी लेनी पड़ेगी। रास्ते पर अविरल अश्रुधारा बहती गई। कहना मुश्किल था पिता के जाने के गम में या अपनी बेबसी पर आखिरी समय पर पिता के लिए कुछ नहीं कर पाई। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, केवल 3 दिन अमित ने उसके पिता को मान और आश्रय दे दिया होता तो वो हृदय से अमित को परमेश्वर का मान लेती। वृद्धाश्रम के संचालक महोदय के साथ मिलकर उसने औपचारिकता पूर्ण की। वो बोल रहे थे, इनके बहू, बेटा और दामाद भी हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से उनको भी सूचना दे देते हैं तो अच्छा रहता। वो कुछ संभल चुकी थी। बोली, नहीं, इनका कोई नहीं है, ना बहू, ना बेटा और ना ही दामाद। बस एक बेटी है और वो भी नाम के लिए। संचालक महोदय अपनी ही धुन में बोल रहे थे। परिवार वालों को सांत्वना और बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। निशा सोच रही थी, बाबूजी की आत्मा को शांति मिल ही गई होगी। जाने से पहले सबसे मोह भंग हो गया था। समझ गए होंगे कोई किसी का नहीं होता, फिर क्यों आत्मा अशांत होगी। हां, परमात्मा उसको इतनी शक्ति दे कि किसी तरह वो बहन और पत्नी का रिश्ता निभा सके। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी जिसका शीर्षक था जीवन की सच्चाई, आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी लंबी अवश्य थी, पारिवारिक कहानी थी, भावनात्मक, भावुक कर देने वाली कहानी थी और उसके भेजने वाले थे किरण कुमार गुरेजा। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी बेंगलुरु शहर में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।